स्टेज 4 कैंसर पेशेंट का हस्बैंड जब घर आया तो उसने उसे जमीन पे गिरा खून में डूबा हुआ देखा। नाइफ अभी तक उसकी गर्दन में ही था। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जब वो वहां पहुंचे तो तमाम एविडेंस को देखकर उसके हस्बैंड को ही अरेस्ट कर लिया। अजीब बात यह थी कि वो उन्हें कह रहा था कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उस पर चार्ज लगाकर उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया गया। असल मुजरिम आज़ाद घूम रही थी और अपनी लालच की वजह से एक के बाद एक मर्डर कर रही थी। एक हंसता खेलता राक्षस का चेहरा जो सालों तक सबको बेवकूफ़ बना रही थी। उसका नाम पेम हब था। पेम हब 1958 में लुई, मिजूरी में पैदा हुई। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसने अपने सीनियर ईयर में अपने पसंद के लड़के से शादी की। शादी के कुछ अरसे बाद उसकी एक बेटी हुई। 6 साल के दौरान उसका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब होता रहा, इसलिए उसने उससे डाइवोर्स ले ली। इसके बाद उसने एक और आदमी से शादी की और फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई। यहाँ उसका एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ट्रेविस था। जल्द ही ये कपल अपने दोनों बच्चों के साथ दोबारा मिजूरी शिफ्ट हो गए। इनके बच्चे स्कूल जाते थे और उसका हस्बैंड कारपेंटर शॉप पर काम करता था। एम खुद भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करती थी। इसी दौरान वो वहाँ एक लड़की से मिली जिसका नाम बेट्सी फारिया था। वो दोनों कुछ ही अरसे में बहुत करीबी दोस्त बन गईं। बेट्सी काफ़ी ज़्यादा लवली और काइंड थी और वो हर चीज़ को बहुत इंजॉय करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा था और वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश थी। बेट्सी जब 42 साल की हुई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उसके हस्बैंड ने उसका इलाज करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कैंसर पूरी बॉडी में फैलने लगा। कैंसर फैलने की वजह से ये सबको क्लियर था कि जल्द ही वो अपनी लाइफ खो देगी। पैम इस सारे मुश्किल वक्त में इन दोनों हस्बैंड वाइफ के पास थी। इसके साथ साथ वो अपनी मदर का भी बहुत ख्याल रखती थी। उसकी अपनी मदर शर्ली को डिमेंशिया और आर्थराइटिस था और वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी। वो अक्सर अपनी मदर से मिलने सीनियर होम जाती और साथ में उसकी ज़रूरत की चीज़ें भी लेकर जाती। उसकी माँ हमेशा अपने बच्चों और पोते पोतियों का इंतज़ार करती थी। वो इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके लिए वो दिन इंतहाई खुशी का होता था जिस दिन वो सब उसे देखने आए। पैम उसका इतने अच्छे से ख्याल रखती थी कि उसकी मदर को कभी भी नहीं लगा कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा ईविल है। 2011 में बेट्सी को कैंसर पूरी तरह से फैल चुका था। वो अपने हस्बैंड रस को कहती कि वो इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और इससे बेहतर है कि वो मर जाए। वो ऐसे जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी हिम्मत बढ़ाता। वो किसी को भी देखना नहीं चाहती थी सिवाय अपने दोस्त और दोनों बेटियों के। क्रिसमस के बाद उसकी ट्रीटमेंट का एक और राउंड था और सबको उम्मीद थी कि उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। 27 दिसंबर 2011 को ऑपरेशन होने के बाद पैम और रस उसके साथ घर गए। रस अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चला गया और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ बेट्सी ने अपनी कलाई काटी हुई थी। उसने 911 को कॉल करके बताया कि उसकी वाइफ ने खुद को मार दिया है और फर्श पर गिरी हुई है। उसे फिर भी उम्मीद थी कि उसकी वाइफ को बचाया जा सकता है। मेडिकल टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसकी मौत कलाई काटने की वजह से नहीं हुई और ना ही उसने खुद ये काम किया है। उसकी मौत की वजह उसकी बॉडी पर 55 बार चाकू मारने की वजह से हुई थी। किचन नाइफ से उसकी कमज़ोर बॉडी पर बहुत बुरी तरह से मारा गया था। वहां पर एक चाकू अभी भी ज़मीन पर पड़ा था और दूसरा चाकू उसकी गर्दन में था। पैरामेडिक्स ने बताया कि उन्हें यह बात क्लियर है कि उसे मरे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। बेट्सी की डेथ के बाद उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया। उनका कहना था कि उसी ने अपनी बीवी को मारा है। दूसरी तरफ रस ये कह रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता।
इंटेरोगेशन के दौरान भी वो अपनी बात पर टिका रहा। Matter is, you stabbed Betsy. No, I did not. I wasn't even there. You were there. No, I found her like that when I came home. I did not do this. A stranger doesn't do that. Somebody who loves that person does that. और उसने बताया कि लास्ट बार उसने अपनी वाइफ को नहीं देखा, बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड पैम ने उन्हें ड्रॉप किया। वो पैम के जाने से पहले ही अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। पुलिस ने जब पूरे घर को सर्च किया तो उन्हें रस के स्लीपर्स पर खून मिला। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि उन्हें पहले से ही रस पर शक था जब उसने 911 को कॉल की थी। इन तमाम एविडेंसेस को देखते हुए उस पर अपनी वाइफ के मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब पैम से इंटेरोगेशन की गई तो उसने बेट्सी के हस्बैंड का ऐसा इमेज उन्हें दिखाया जिसमें लगे कि ये मर्डर उसी ने किया है। उसने उन्हें काफ़ी डिटेल में बताया कि बेट्सी ने उसके साथ शेयर किया कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा वायलेंट है, इसलिए वो उसे छोड़ने का सोच रही है। उसने पुलिस को उसके लैपटॉप से एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें लिखा था कि उसे इस बात का डर है कि रस उसे मार देगा। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चला कि उसके मर्डर से 5 दिन पहले उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी हस्बैंड की बजाय पैम को दे दी थी। $1,50,000 जो कि रस को मिलने थे, अब वो पैम को मिले। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने उन्हें बताया कि बेट्सी को इस बात का डर था कि रस उसे हर्ट करेगा, इसलिए उसने पैम को अपने पैसों की हिफाजत करने का जिम्मा दिया ताकि वो इसकी बेटियों की केयर कर सके। रस पर मर्डर का चार्ज लगाया गया और उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। क्योंकि वो इस बात को नहीं मान रहा था तो इन्वेस्टिगेटर्स ने दोबारा से इंटेरोगेशन शुरू की। जब रस की उस दिन की सारी एक्टिविटीज़ को चेक किया गया और उसके फ्रेंड से भी टेस्टिफाई किया गया तो उन्हें पता चला कि वो उस टाइम पे अपने घर से 20 मील की दूरी पर था। उसके अलावा उसके पास एक परचेज लिस्ट भी थी जो उसने उस शाम कहीं से खरीदी थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि रस इस सब के पीछे नहीं हो सकता। ट्रायल के दौरान बार बार पैम का नाम आ रहा था क्योंकि लास्ट टाइम उसी ने बेट्सी को जिंदा देखा था। इस सब के बावजूद भी वो इस नतीजे पर पहुंचे कि रस के फ्रेंड्स भी उसके साथ मिले हुए हैं और उन्होंने उसका फ़ोन लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन उसके घर से 20 मील की दूरी पर शो हो रही थी। उनके ख्याल में इस वक्त वो अपनी घर पर अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा था। उनके मुताबिक उसके फ्रेंड्स ने उसके नाम से वो चीज़ें खरीदी थीं ताकि उसको बचाया जा सके। रस को नवंबर 2013 में उम्र कैद और 30 साल की सज़ा सुनाई गई विदाउट किसी पैरोल के। पैम बड़ी आसानी के साथ इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की सज़ा से बच गई। अब वो अपने नए शिकार को ढूंढ रही थी और उसके लिए उसने अपनी मदर शर्ली को चूज़ किया। 30 अक्टूबर 2014 को उसकी मदर उसके घर आई और कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद पैम ने उसे सीनियर होम ड्रॉप किया। उसने स्टाफ को बताया कि उसकी माँ अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए उसे डिस्टर्ब न किया जाए। अगले दिन स्टाफ को उसकी बॉडी बालकनी में मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पानी दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ आ रहा है और रेलिंग टूटी हुई है। उनके ख्याल में शर्ली पानी से फिसलकर रेलिंग पर गिरी और नीचे बालकनी में गिर गई। उसकी मौत को एक एक्सीडेंट करार दिया गया। इसे भी आखिरी बार पैम ने जिंदा देखा था और उसके मरने के बाद पैम को $5 लाख अपनी मां की इंश्योरेंस पॉलिसी से मिले। एक बार फिर पैम इतना बड़ा जुर्म करके बच निकली। सालों बाद अगस्त 2016 में 911 को पैम ने कॉल की, जिसमें उसने बताया कि उसके घर कोई घुस आया है और साथ ही साथ गोलियों की भी आवाज आ रही थी। Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help! What's the address you're at? Get out! Address. Get out! Get out! Get out! Help! Ma'am, what's the address you're at? Help! Help! Why is somebody breaking in? No! No! Hello?
you hear me? No! डिस्पैचर्स जब वहां पहुंचे तो उन्होंने लुइस को देखा जो कि हॉल में गिरा पड़ा था। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई और उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया। उसकी बॉडी को सर्च करने के दौरान उन्हें उसके पास से $900 कैश मिला और साथ में एक नोट भी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। नोट पर लिखा था कि पैम को किडनैप करो और उसके बैंक से रस के पैसे निकलवाओ और दोबारा घर वापस जाओ और उसे मार दो। उसे ऐसा मारना जैसा कि रस की वाइफ को मारा गया। इस सब के बाद तुम्हें $10,000 रिवार्ड के तौर पर दिए जाएंगे। पैम को इंटरोगेशन के लिए जब बुलाया गया तो उसने बताया कि जब वो घर वापस आई तो एक गाड़ी उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से लुइस बाहर निकला और वो उसे बैंक जाने का कह रहा था। वो उसके साथ गाड़ी में बैठी और किसी तरह चाकू उसकी बाजू में मारा। फिर जल्दी से वो भागकर घर के अंदर गई। वो भी उसके पीछे अंदर आया और उसने गन निकालकर लुइस को शूट कर दिया। दूसरी तरफ इतने साल गुजरने के बाद भी रस अपनी इनोसेंस प्रूव करने में लगा हुआ था। शर्ली का केस भी दोबारा से खुल रहा था। पैम ये बात जानती थी कि वो कहीं पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने रस को इन सलाखों के पीछे रखने के लिए ये चाल चली। जब डिटेल से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्हें पता चला कि जो नाइफ उन्हें क्राइम सीन पर मिला वो डॉलर शॉप से पैम ने खुद बाय किया था। साथ ही साथ जिस पेज पर नोट लिखा हुआ था वो उसी के घर से एक कॉपी से लिया गया था। इस सब के बाद जब लुइस की हिस्ट्री निकाली गई तो उन्हें पता चला कि वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड था। 2005 में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो अपना गुजारा चलाने के लिए छोटी मोटी जॉब्स करता था। पैम के पास भी वो जॉब के लिए आया था। पुलिस इस बात को भी जान चुकी थी कि लुइस एक्सीडेंट के बाद इस काबिल नहीं था कि वो किसी को हर्ट कर सके। 23 अगस्त 2016 को पैम को मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया। इस बार उसके लिए मुश्किल था कि वो इस मर्डर से भी अपनी जान छुड़ा ले। इंटेरोगेशन रूम में जब उसे लाया गया तो उसने इंटेरोगेशन से पहले इन्वेस्टिगेटर का पेन चोरी कर लिया। Hupp grabs the water bottle to hide the pen, then slides both back slowly, casually. She takes the pen behind her to hide it in her pants. वो उसे अपनी गर्दन पर मारने लगी ताकि वो अपनी जान खुद ले सके, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। पुलिस ने शर्ली और बेट्सी का केस दोबारा से ओपन करने का फैसला किया। पैम का ट्रायल जून 2019 में रखा गया, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी गलती मान ली, जिसकी वजह से उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिली। रस अब तक बेवजह ही सज़ा काट रहा था और उसने कई बार अपील भी की, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2022 में रस को रिहा कर दिया गया और उसे फजूल की सज़ा काटने के लिए $2 मिलियन की सेटलमेंट मिली। उसने प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ केस फाइल किया। उसका कहना था कि स्टार्ट से ही उन्होंने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उसे मुजरिम ठहराया। फरवरी 2022 में पैम का ट्रायल रखा गया, लेकिन उसके लॉयर की डेथ की वजह से उसे डिले कर दिया गया। लुइस के मर्डर के लिए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बेट्सी का ट्रायल अभी भी जारी है। आपके ख्याल में रस को जो $2 मिलियन मिले वो ठीक था, या उसके बदले इन्वेस्टिगेटर्स को सज़ा मिलनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपने ख्याल ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।